नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक लेख जिसका शीर्षक है भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य क्या है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जीवन संघर्ष, उनके विचार, उनका योगदान, इसको हर एक भारतीय जानता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र को अपनाना एक बात है और सामाजिक तौर पर लोकतंत्र को वास्तव में स्थापित करना बिल्कुल दूसरी बात। हमारी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मान्यताएं, हमारे धार्मिक संस्कार लोकतंत्र के अनुकूल हैं या नहीं, इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक जगह अनेक बार लिखा है। भारत जैसे देश में लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, इस पर उनका लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी लोकतंत्र पर हमला होता है, सत्ताओं की तरफ से दमन होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आते। तो प्रस्तुत है दोस्तों, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य क्या है। मुझे विषय दिया गया है भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य क्या है। कई लोग अभिमान पूर्वक इस विषय पर बोलते हैं मानो प्रजातंत्र ही शुरू से भारत देश की व्यवस्था रही हो। विदेशी लोग भी बातचीत के दौरान सम्मान प्रदान करते हुए भारत का महान प्रजातंत्र और भारत के महान प्रधानमंत्री कह देते हैं। भारतीय समाज जाति व्यवस्था के कीचड़ में इस कदर फंसा है कि यहाँ हर बात जाति के आधार से ही की जाती है। भारतीय समाज में प्रवेश के साथ ही आपको जाति व्यवस्था का स्वरूप दिखाई दे सकता है। भारतीय मनुष्य किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अन्न ग्रहण नहीं कर सकता अथवा विवाह नहीं कर सकता। इसका एकमात्र कारण होता है कि वह व्यक्ति उसकी जाति का नहीं है। एक भारतीय दूसरे भारतीय को स्पर्श भी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी जाति से संबंधित नहीं होता। राजनीति में भी जाति व्यवस्था का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। भारतीय मनुष्य चुनावों में किस आधार से मतदान करता है, वह किसी और को अपना मत नहीं देता, केवल अपनी जाति के उम्मीदवार को ही अपना मत देता है। अन्य सभी पार्टियों की तरह कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए जाति व्यवस्था का दुरुपयोग करती है। सामाजिक रचना की पृष्ठभूमि पर चुनाव क्षेत्रों के उम्मीदवारों की फेहरिस्त जांचिए। आपको दिखाई देगा कि विशिष्ट चुनाव क्षेत्र में बहुमत वाले जाति के व्यक्ति को ही उम्मीदवारी दी जाती है। जाति व्यवस्था की खुलेआम पक्षधर कांग्रेस पार्टी भी इसी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या दिखाई देता है? जो विशिष्ट व्यक्ति किसी उद्योग का मालिक होता है, उसी की जाति के लोगों की उस उद्योग के उच्च वेतन लेने वाले अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति होती है। अन्य लोग कम वेतन के निम्न पदों पर जिंदगी भर झूलते रहते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी यही तस्वीर दिखाई देगी। पूरे व्यापार समूह पर एक ही जाति का नियंत्रण होता है और उसके दरवाजे पर पट्टी लटकी होती है कि किसी भी अन्य जाति के लोगों का प्रवेश नहीं है। किसी तरह की जानकारी के मान लिया जाता है कि जहां गणराज्य होगा वहां प्रजातंत्र होगा ही। यह भी माना जाता है कि वयस्क मतदान पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार संसद का गठन होकर कानून बनाने का काम विशिष्ट काल अवधि तक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, वहां प्रजातंत्र होगा ही। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रजातंत्र को एक राजनीतिक साधन माना जाता है और जहां यह राजनीतिक साधन प्रचलन में हो वहां प्रजातंत्र का होना भी गृहीत माना जाता है। भारत में प्रजातंत्र है या नहीं है? सच क्या है? गणराज्य और जनतंत्र की तरह ही जनतंत्र और संसदीय शासन को समान माने जाने के कारण जो गड़बड़ पैदा होती है, उसे दूर किए बगैर इन सवालों का सही जवाब सामने नहीं आ सकता है। गणराज्य
या संसदीय शासन पद्धति से प्रजातंत्र पूरी तरह भिन्न है। प्रजातंत्र की जड़ें, प्रशासन का प्रकार संसदीय हो या अन्य, इसमें दिखाई नहीं देता है। प्रजातंत्र सहजीवन का एक तरीका है। लोगों के द्वारा निर्मित समाज में सामाजिक संबंध और लोगों के परस्पर के बीच सहजीवन में प्रजातंत्र की जड़ें खोजनी पड़ती हैं। समाज शब्द क्या ध्वनित करता है? संक्षेप में बताना हो तो जब हम समाज के बारे में बोलते हैं तब उसके बारे में हमारे मन में एकात्मकता की धारणा होती है। सामुदायिक प्रेरणा और व्यापक कल्याण की सार्वजनिक लक्ष्यों के प्रति निष्ठा, एक दूसरे के प्रति चिंता और सहयोग ही समाज, यह एकक के गुण होते हैं। दान धर्म के क्षेत्र पर एक नज़र डालें। एक आध कोई अपवाद अगर छोड़ दें तो भारत में दान धर्म भी जाति के आधार से ही किया जाता है। पारसी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति पारसी लोगों के नाम ही करेगा। जैन व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह अपनी सारी संपत्ति जैनियों के लिए ही आरक्षित रखेगा। मृत्यु के बाद मारवाड़ी अपनी संपत्ति मारवाड़ी समाज के लिए ही आरक्षित कर रखता है। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद वह अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण के नाम ही रखता है। इस प्रकार राजनीति, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी जाति के लिए प्रवेश नहीं है। जाति व्यवस्था की कुछ और भी खासियतें हैं, उनका बुरा असर होता है और प्रजातंत्र के लिए वह प्रतिकूल साबित होते हैं। जाति व्यवस्था की एक खासियत है श्रेणीबद्ध विषमता। जातियों का दर्जा समान नहीं होता है, वे एक दूसरे के ऊपर खड़ी होती हैं। एक दूसरे से उन्हें द्वेष होता है। नीचे से ऊपर की तरफ उनमें द्वेष होता है और ऊपर से नीचे की तरफ उनमें तिरस्कार और तुच्छता की भावना होती है। जाति व्यवस्था की इस खासियत के कारण होने वाले सबसे घातक परिणामों में हम परस्पर सहयोग की भावना और इच्छा को ही नेस्तनाबूद करना जोड़ सकते हैं। भारतीय समाज में क्या ये आदर्श दिखाई देते हैं? इस समाज में व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता, यह कई जातियों का समूह है। एक दूसरे से विभक्त इन जाति समूहों में समान अनुभूति नहीं और परस्पर अनुकंपा भी नहीं। हालांकि भारतीय समाज में उपर्युक्त आदर्श हैं अथवा नहीं हैं, यह सवाल ही अप्रस्तुत साबित होता है। जाति व्यवस्था के अस्तित्व के कारण इन आदर्शों को पर्याय से प्रजातंत्र को इस समाज से हमेशा के लिए निकाल बाहर किया है। वास्तव में जाति और वर्ग में भिन्नता यह है कि जाति व्यवस्था की तरह वर्ग व्यवस्था में पूर्ण बहिष्कार नहीं होता। जाति व्यवस्था का दूसरा बददिमाग परिणाम है विषमता। वास्तव में दिखाई देता है कि दो जातियों के बीच की आक्रोश और प्रतिक्रियाएं एकांगी होती हैं। उच्च जाति के लोग विशिष्ट तरीके से पेश आएं और निम्न जाति के लोग तय ढंग से ही प्रतिक्रिया दें। मतलब कि विभिन्न जातियों को प्रोत्साहन की और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करने के समान मौके उपलब्ध न होने के कारण परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ को मालिक बनने की शिक्षा मिलती है और कुछ को गुलाम। जीवन के विभिन्न अनुभवों के मुक्त आदान प्रदान को प्रतिबंधित किए जाने के कारण हर घटक अपने प्राकृतिक अधिकारों से वंचित रह जाता है। सो विशेषाधिकार वाले और प्राकृतिक अधिकार छिन गए लोगों के दो वर्ग समाज में पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार का विभाजन सामाजिक आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है। पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। जब तक हमारे पास अच्छे परिणामों के बारे में बुद्धिवादी निर्णय की कसौटियां नहीं होंगी, तब तक किन निर्णयों को लागू करना चाहिए हम यह तय नहीं कर पाएंगे। सवाल यह है कि न्यायपूर्ण और संगठित समाज बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति की राह में जाति प्रथा समाज व्यवस्था का अनुल्लंघनीय रोड़ा दूर किए बगैर क्या भारतीय समाज इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा? जाति में विभाजित समाज रचना के अस्तित्व में होते हुए एक ऐसा समाज निर्माण होना क्या संभव है या निर्माण किया जा सकता है? गलत मूल्यांकन और गलत वास्तव दर्शन के कारण सभी भारतीयों के मन अनिश्चित हुए हैं। उन्हें गलत राह पर डाल दिया गया है। असंगठित और खंडित समाज विविध ढंग के प्रारूप और परिमाण निश्चित करता रहता है। ऐसे हालात में जाति के सवाल के कारण हर भारतीय के लिए मन में सिलसिला रखना असंभव सा हो गया है। जाति व्यवस्था की तीसरी खासियत के साथ जुड़ी
बुरी बात यह है कि वह प्रजातंत्र की जड़ें ही खोद देती है। हर जाति एक विशिष्ट व्यवसाय से बंधी होती है। हर व्यक्ति अगर औरों के लिए उपयोगी साबित होने वाली और अपने पसंद के व्यवसाय का अगर चुनाव करता हो तो निश्चित रूप से समाज संगठित रूप से स्थिर रहेगा। इस प्रकार पसंद नापसंद का पता लगाना और समाज उन्नति के लिए उन्हें तैयार करना समाज का कर्तव्य है। लेकिन हर व्यक्ति में क्षमता और क्रियाशीलता की असीमित विभिन्नता होती है जो व्यक्ति को बनाती है। प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्ति की सभी क्षमताओं के लिए खुली राह उपलब्ध करानी चाहिए। वर्गीकरण व्यक्ति के विकास की राह रोकता है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यक्ति के विकास की राह में रुकावटें पैदा करना प्रजातंत्र को जानबूझकर नकारना है। जाति व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है? इस मार्ग की पहली रुकावट है जो जाति व्यवस्था का प्राण है, श्रेणीबद्ध विषमता। लोग जब उच्च और निम्न इन दो वर्गों में ही बटे होते हैं तब उच्च वर्ग के साथ संघर्ष करने के लिए निम्न वर्ग का संगठित होना आसान होता है। लेकिन यहाँ निम्न जाति का एक ही वर्ग नहीं है, यहाँ निम्न और अति निम्नों का वर्ग है। निम्न कभी अति निम्नों के साथ संगठित नहीं हो सकते। निम्नों को डर होता है कि अगर अति निम्नों का वर्ग स्तर ऊंचा करने में अगर सफल हुआ तो उसे उसकी जाति को समाज में अपना स्थान गंवाना पड़ेगा। इस मार्ग में दूसरी रुकावट यह है कि अपना सामाजिक हित किस बात में है इसे न पहचानने के कारण एक साथ कृति करते समय भारतीय समाज पंगु हो जाता है। प्लेटो के कहे अनुसार आखिर सामाजिक संगठन अंतिमतः जीवित साध्य के एहसासों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने साध्य के बारे में नहीं जानते, अपना हित किसमें है इसके बारे में अगर हमें पता नहीं है तो सभी बातों के लिए आकस्मिकता और मन शिक्षा से क्या जातियों का विनाश हो सकता है? इसका जवाब हाँ भी होगा और नहीं भी। आज जो शिक्षा दी जा रही है उसका जातियों पर कोई असर नहीं होने वाला। वह जिस हालत में है उसी हालत में बनी रहेगी। ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसमें 100% लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, उसमें से बहुसंख्य लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। इसके बावजूद कोई ब्राह्मण अपनी जाति के खिलाफ नहीं दिखाई देता। वास्तविकता यह है कि उच्च जाति के शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करने से पहले की तुलना में जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ऐसा अधिक तीव्रता से लगने लगता है, क्योंकि शिक्षा ही उसे बड़े पद प्राप्त करने का अधिक मौका देती है। इसलिए जाति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में वह काम करने लगता है। इस प्रकार देखें तो जाति व्यवस्था को नष्ट करने में शिक्षा उपयुक्त साधन साबित नहीं होती। यह शिक्षा का नकारात्मक पहलू हुआ। भारतीय समाज के निचले स्तर के लोगों को शिक्षा दी जाए तो यही शिक्षा जाति व्यवस्था को पिघला देगी। शिक्षा से उनमें विद्रोह की भावना जागेगी। वर्तमान स्थितियों में उनके अज्ञान के कारण वे जाति व्यवस्था के समर्थक बने हुए हैं। एक बार उनकी आंखें खुल जाएं तो वे जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध होंगे। वर्तमान नीति का प्रमुख दोष यह है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा दी जाने के बावजूद भारतीय समाज में जिन्हें उसकी असली जरूरत है उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाना। भारतीय समाज के जिन लोगों का स्वार्थ जाति व्यवस्था के कारण साध्य होता है उसी स्तर के लोगों को अगर आप शिक्षा मुहैया कराते रहेंगे तो जाति व्यवस्था और मजबूत होती रहेगी। ऐसा न करते हुए भारतीय समाज के निम्न स्तर के जो लोग जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं उन्हें अगर शिक्षा दी गई तो निश्चित तौर पर जाति व्यवस्था ध्वस्त होगी। हर बार किसी भी प्रकार से तारतम्य का पालन न करते हुए भारत सरकार और अमेरिकन फाउंडेशन की शिक्षा की मदद करने की नीति जाति व्यवस्था को और मजबूत कर रही है। अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाना दरिद्रता को समाप्त करने का मार्ग नहीं है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शिक्षा का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करने की नीति पर यह बात लागू होती है। जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहने वालों को शिक्षा देने के कारण भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य उज्जवल तो नहीं ही होगा, उल्टे यह नीति भारतीय प्रजातंत्र को संकट में डाल सकती है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
ये लेख लिखा था 20 मई 1956 को। इस लेख में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें आम तौर पे जो कहा जाता है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा वैसे वैसे जाति व्यवस्था टूटती चली जाएगी। उन्होंने इस बात की तरफ संकेत किया कि जिन जातियों का, जिन वर्गों को जाति प्रथा के रहने से लाभ मिलता है, चाहे वे कितनी भी शिक्षा प्राप्त करें, वे जाति प्रथा को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि यदि उन वर्गों को, उन जातियों को शिक्षा मिलती है जो जाति प्रथा की उत्पीड़ित रही हैं, तभी वे इसके खिलाफ विद्रोह करेंगी। जब तक जाति व्यवस्था है, सच्चे मायनों में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब है बराबरी, सबको समान अवसर। लेकिन जब तक समाज में जाति प्रथा है, उसका काम ही है भेदभाव, गैर बराबरी, विषमता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस ओर संकेत किया कि यदि हम सच्चे मायनों में प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो हमें समाज में व्याप्त उन सब सरणियों को तोड़ना होगा जो प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ हैं। केवल राजनीतिक तौर पर सरकार चुनने की पद्धति से कोई समाज में प्रजातंत्र स्थापित नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।